मरानी रहमत में आप सभी को खुशामदीद। हमारे साथ एमन और मुनीब हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे बड़े मज़े के 2 सेगमेंट्स हुए और एमन ने कहा कि मैं मुनीब को शायद फेवर कर रही हूँ, आसान वाली बातें उससे पूछ रही हूँ, मुश्किल वाली आपसे। अच्छा चलो, अब मैं आसान वाली बात आपसे स्टार्ट करती हूँ। आपने जुमले बनाने हैं, एक लफ्ज़ बोलूँगी, जो जुमला आपको आपके दिल को लगे कि बिल्कुल परफेक्ट है इस लफ्ज़ के लिए, आपने वो बनाना है। अमल। अमल अमल हमारी जान है। एमन। तुम भी ये बोल दो नहीं। एमन एक बहुत जिम्मेदार और एक बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक। मनाल। मनाल 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 इज माय अदर हाफ। शौहर। ही इज आल्सो माय बेटर हाफ। मुनीब। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है आजकल के लाइफ में अपनी बात आला अहदेदारों तक पहुंचाने के लिए, और एक बहुत ऐसी भी चीज़ है जिसको आप नेगेटिव यूज़ करें तो आपके लिए जितनी फ़ायदेमंद है उतनी ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। मुझे तो लग रहा है मैं आज किसी जर्नलिस्ट के साथ बैठी हूँ। इतनी हर चीज़ इतनी डिटेलिंग तुम कैसे बता रहे हो? अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि सोशल मीडिया पे नंबर्स बड़े ऊपर और नीचे जाते हैं। आज ये टॉप पर, आज ये सेकंड नंबर पे, आज ये थर्ड नंबर पर। आप क्या कहेंगे सोशल मीडिया के बारे में? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात, मतलब मैं सोचती हूँ, मुझे नहीं लगता कि नंबर से कोई फ़र्क पड़ता है। सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कुछ भी, जहाँ से आप अब तो काम भी हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, मतलब आप डिजिटल काम कर रहे हो, लोग और तरीके से आगे आ रहे हैं, कोई इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, शोज़ हो रहे हैं। तो आई थिंक हम अगर नंबर्स वाली बात छोड़ दें तो हम अगर इसको पॉजिटिविटी में सोचें तो हम इसको एक अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आवाज़ बनाने के लिए। और ये बताओ, जो भी लोग सोशल मीडिया, आपने जैसे कहा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए जो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं उसका नुकसान होता है आपके ख्याल में हमारी सोसाइटी के अंदर? बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप कुछ अच्छाई कोई कर रहा है तो उसके लिए उसको बुरा मत बोलो सबके सामने जाके, क्योंकि जब आप एक चीज़ अच्छा कर रहे होते हो और आगे से कोई आपको डिस्करेज करे तो अच्छा इस चीज़ से हमें या तो बच्चों को डिस्टेंस करें या तो खुद अवॉइड करें कि नेगेटिविटी ना फैलाएं। अच्छा, 3-4 किस्म सोशल मीडिया के अंदर भी जो है ना 3-4 एप्लीकेशंस है। फेसबुक की ऑडियंस अलग है, ट्विटर की ऑडियंस अलग है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस बिल्कुल अलग है, और टिकटॉक तो खैर बिल्कुल ही एक अलग ही क्रिएचर्स है। तो वो हर डिफरेंट एप्लीकेशन के डिफरेंट किस्म के फॉलोअर्स हैं। मैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों यूज़ करता हूँ। टिकटॉक पे मैं जाता ही नहीं हूँ। तो ट्विटर वाले लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं। ट्विटर को बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेसबुक एक अलग, और इंस्टाग्राम तो है शुगर ही है एक तरह से बस। अच्छा, जो लोग कमेंट्स देते हैं वो आप दोनों पढ़ते हो? बिल्कुल पढ़ते हैं। और अगर किसी का कोई नेगेटिव कमेंट हो तो कितना बुरा लगता है? शुरू में बुरा लगता था, अब हम एंजॉय करते हैं। एंजॉय नहीं, आई थिंक मतलब देख के हंस रहे थे यार, देखो क्या ऑनेस्टली मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आता। मैं नहीं बहुत, आप सोचो ना कई हजारों कमेंट्स हो, उसमें से एक बुरा हो तो फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, जब बिल्कुल आपके पास इतने सारे अच्छे कमेंट्स हैं। बस ये पॉजिटिविटी, मतलब मैं सोचती हूँ कि वो जो एक नेगेटिव लिख रहा है उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि शैतान वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिनको तुम देख रहे हो और जिनको तुम पसंद कर रहे हो, जिनको तुम फॉलो कर रहे हो, तुम उनकी बुराई भी कर रहे हो, तो फिर तुम ना फैन हो तो क्या तुम हासिद हो? क्या तुम उन पर रश करने की बजाय उनकी कामयाबियों से जल रहे हो? सारे फेक पेजेस होते हैं, आप इनकी प्रोफाइल खोलेंगी ना तो उसमें 0 फॉलोअर होगा, 0 पोस्ट होगी। और वो फेक पेजेस होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैंने भी नोट किया। ये फेक पेजेस होते हैं। आप मोस्टली आप जाके चेक करेंगे ना तो जितने भी कमेंट्स नेगेटिव आए होंगे ना, आपको जो बुरी बातें हो रही होंगी, वो सब फेक उनकी प्रोफाइल्स होती हैं, वो सारे फेक कमेंट्स होते हैं। और अगर कोई एक आधे होते भी हैं तो वो स्टैंड आउट करने के लिए ना, कि अगर 10 कमेंट अच्छे आए तो एक अगर नेगेटिव है ना तो लोग उसकी प्रोफाइल पे खोलेंगे, देखेंगे तो सही कौन है जो ये बुराई कर रहा है। तो वो स्टैंड आउट करने के लिए और लोगों की अटेंशन सीख करने के लिए जानबूझ के इस तरह की बातें करते हैं ताकि अटेंशन हमारी तरफ आए और लोग हमारे कमेंट पे आगे नीचे रिप्लाई करें, तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बुरी बात को इग्नोर करके अपने रास्ते को आगे की तरफ लेकर चलना चाहिए। अच्छा जी, पैसा जुमला बनाइए। पैसा 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 इस वक्त तो आप संभाल के रखें सब लोग।
मुनीब पैसा संभल रहा है या ऑनलाइन शॉपिंग जारी है? पैसा नहीं, पैसा जो है वो मुझे लगता, पैसे के बारे में जुमला बताऊं, पैसा आने जाने वाली चीज़ है। नहीं ये बोलो कि जाने वाला ना बोलो। पैसा जो है ना, अगर आप इस वक्त, ये वैसे भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सबसे इजीएस्ट वे कारोबार करें अल्लाह ताला से। आप 1 अल्लाह की राह में खर्च करें, आपको उसका 70 गुना मिलता है, और वाकई मिलता है। बेशक। समझ ही नहीं आता कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन मिलता है वापस। जिसको इस बात पे शक है वो 1,000 रुपए खर्च करके देख ले, किसी को दे के देख ले आप। बादशाह के खास वजीर ने बादशाह को कोई ऐसा मशवरा दिया जो बादशाह को बिल्कुल पसंद ना आया। लिहाजा उसने फैसला सुनाया कि इस वजीर को भी कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। आकिल वजीर ने बादशाह से इल्तजा की कि बादशाह सलामत, आप सिर्फ मुझे 10 दिनों की मोहलत दे दें, फिर बेशक मुझे कुत्तों के आगे डाल दीजिएगा। बादशाह ने उसे 10 दिन की मोहलत दे दी। वजीर मोहलत मिलते ही वहाँ से सीधा कुत्तों के रखवाले के पास गया और बोला, ए भाई, मुझे 10 दिन तक इन कुत्तों के साथ गुजारने दो, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इनका ख्याल रखूँगा। रखवाला वजीर की दरख्वास्त को सुनकर चौंका, लेकिन फिर उसने इजाज़त दे दी। इन 10 दिनों में वजीर ने कुत्तों के खाने पीने का, ओढ़ने बिछोने का, नहलाने तक के सारे काम इतनी ईमानदारी और इतनी तवज्जो से किए और इतनी तनदेही के साथ किए कि कुत्ते जो थे वो वजीर राम हो गए। और जैसे ही 10 दिन मुकम्मल हुए, बादशाह ने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि अब वज़ीर को कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। लिहाजा ग़ुलामों ने बादशाह के हुक्म की तामील की और वज़ीर को कुत्तों के आगे डाल दिया गया। लेकिन जब वज़ीर को कुत्तों के सामने फेंका गया तो वहाँ आसपास मौजूद हर शख्स ये मंज़र देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आज तक न जाने कितने ही वज़ीर इन कुत्तों के नोचने से अपनी जान गंवा बैठे थे, मगर आज यही कुत्ते उस वज़ीर के पैरों को चाट रहे थे। बादशाह ये सूरत हाल देखकर हैरान हुआ और उसने वज़ीर से मुखातिब होकर कहा कि आज इन कुत्तों को क्या हो गया है। वज़ीर ने बादशाह को मुअद्दबाना जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं आपको यही तो दिखाना चाहता था कि मैंने सिर्फ 10 दिन इन कुत्तों की खिदमत की और ये मेरे इन 10 दिनों में किए गए एहसानात भूल नहीं पाए। और यहाँ मैंने 10 साल तक आपकी खिदमत करने में अपने दिन रात एक कर दिए, लेकिन आपने मेरी एक छोटी सी गलती पर मेरी सारी ज़िंदगी की खिदमत गुजारी को पसे पुष्ट डाल दिया। बादशाह को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वज़ीर को फिर से अपने मनसब पर बहाल कर दिया। होता कुछ यूँ है कि हम गुस्से में किसी इंसान की एक ख़ता पर उसकी सारी अच्छाइयों को भुला देते हैं और उससे ऐसा रवैया अपना लेते हैं जैसे उससे बुरा कोई ना हो। दाना सच कहते हैं, गुस्से में फ़ैसला और खुशी में कोई वादा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हालतों में इंसान का खुद पर इख्तियार नहीं होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। ज़मीं पर नाते रसूले खुदा गए तो हम बेकरारों का क्या हाल होता। वो दाता वो मौला वो आका हमारे खुदाई के प्यारे खुदा के दुलारे खुदा
खुदाई के प्यारे, खुदा के दुलारे, मोहम्मद जो दुखियों के हामी न होते, मोहम्मद जो दुखियों के हामी न होते, तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। अगर कमले वाले की रहमत न मिलती, तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। नवासे हैं इनके हसरैन जैसे, अली और ज़हरा भी है साथ इनके, अली और ज़हरा भी है साथ इनके। अगर पंजतन की ना इमदाद मिलती, अगर पंजतन की ना इमदाद मिलती, तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती, तो हम बेकरारों का क्या हाल होता। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फरहान अली वारिस साहब, माशाल्लाह, आप जब भी कलाम पढ़ते हैं एक अजीब सी दिक्कत दिल पर तारी हो जाती है। बहुत शुक्रिया। एक ख़ास अल्लाह ताला ने एक अदब है आपके आवाज़ के अंदर, जो मैं कहना चाहूँगी कि अमजद साबरी साहब जब पढ़ते थे तो एक अकीदत, एक मोहब्बत, एक अदब उनके हर लफ्ज़ में महसूस होता था। जी अल्लाह। वैसा ही अदब, वैसा ही खुलूस, वैसी मोहब्बत आपके हर लफ्ज़ में महसूस होती है। बहुत शुक्रिया। आपकी खुली आवाज़ है, आप जब भी पढ़ते हैं माशाल्लाह एक अजीब समा बन जाता है। बस दुआ करें कि अल्लाह इसको हमेशा कायम रखे और अपने ही जिक्र में मसरूफ। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी, हमारी इस ट्रांसमिशन में आपको मालूम है कि इस वक्त जो टाइम है वो है आज के तड़के का, और हमारे गुलजार साहब आ चुके हैं और हमसे रोज़मर्रा की तरह पूछेंगे, गुलजार साहब आज किस चीज़ को तड़का लगा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम आप वालेकुम सबको, अस्सलाम। और जुम्मा मुबारक हो। आज खैर बड़ा मुबारक। आपको पहला जुम्मा है और तमाम देखने वालों को भी जुम्मा मुबारक हो। और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त आपको आज का तड़का रमज़ान स्पेशल शुरू होने जा रहा है, तो उठकर खड़े हो जाएं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और सारे परेशानी गम को थोड़ी देर के लिए बुला दें। मुश्किल काम है लेकिन करना पड़ेगा इस तरह, इसलिए कि आपको पॉजिटिव की तरफ हम जो है इस शो के ज़रिए लेकर जाना चाहते हैं, ताकि आपकी सोच में थोड़ी सी चेंज आए और आप जो है थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। तो आज हमारी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें 2 लोगों का और इजाफा हो गया, तो रफ़ान जो है वो आ गए आज हमारे पास, और लेमन मैक्स के बारे में बता दूं कि चिकनाई की तय होती है जो कोरोना वायरस है, और उसको जो है साफ़ करने के लिए लेमन मैक्स, और साथ में रफ़ान जो है इस वक्त, आज मैं जुमे का दिन है, जुमे के दिन स्पेशल मीठा बनता है, तो आज मैं रफ़ान से जो है एक ज़बरदस्त स्पेशल मीठा तैयार करने जाऊंगा, और साथ में सबरोसो मेरे पास मौजूद है जो बेहतरीन मशीनों पे तैयार है, और उसे हम जो है इस्तेमाल करेंगे। साथ में जहाँ ममता वहाँ डालडा तो डालडा के साथ जो है आज की फ्राई होगी। साथ में करशी जामे शीरी मौजूद है जो असली जड़ी बूटियों से बना हुआ है, ताकि आप इसको इफ्तारी में, सहर में इस्तेमाल करें और अपनी एनर्जी जो लॉस हो जाती है हमारी, उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। साथ में ऑल पर्स मौजूद है जो आपको बेहतरीन डिज़र्ट में, आप ड्रिंक्स में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। खालिस जड़ी अपना जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया से पाक पैक में मौजूद है, और साथ में टैंक भी मौजूद है जो आपको बेहतरीन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए पसंदीदा ड्रिंक होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन मौजूद हैं जो आपकी एनर्जी को बहाल करते हैं। तो ये थी आज की हमारी सारी चीज़ें। और इसके साथ आपको मालूम है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नजरे बद। जी, रेसिपी बुक भी है डालडा की, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं जो आप इफ्तार में और सहरी में
इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी, नजर बद। जी, नजर बद। तो गुलजार साहब बताएं कि खाने की चीज़ों को भी नज़र लगती है? लग जाती है, बिल्कुल लग जाती है। आपने देखा होगा अक्सर कुछ खाते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेरी वालदा कहती थी कि इसको जो है ना खाने से पहले जो है ना इसको कुछ जानवर को या किसी चीज़ को थोड़ा सा दे देना चाहिए ताकि ये कि नज़र जो है ना लगे। जैसे अक्सर जैसे हमारी वालदा जब आटा गूंथती है ना, जी, तो आटा गूंदने के साथ ना थोड़ा सा पेड़ा निकाल के आटा उस हाँ, चिड़ियों को या किसी जानवर वगैरह को दे। इस तरह के पुराने ज़माने से चला आ रहा है। बहरहाल इसमें हकीकत क्या है वो मैं तो ये समझूंगा कि कुछ आयतें पढ़कर कुछ दुआ करके अगर खाने को सर्व किया जाए तो मेरे ख्याल से बरकत होती है। और दूसरा ये कि कोई नज़र अगर लग भी जाए तो वो भी दूर हो जाती है। दो चीज़ों को बांट के खाना चाहिए। एग्जैक्टली, ये मैं आपसे भी पूछूंगी और उलमा कराम से भी पूछेंगे कि जब हम कुछ खाना बनाते हैं तो हमारे घर में जो काम करने वाले होते हैं उनका खाना ज्यादातर दाल या सब्जी होती है, जबकि घर वालों के लिए चिकन, गोश्त, इस तरह की चीजें बन रही होती हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि शायद इस वजह से भी कईयों के पेट में दर्द होता है कि वो जो सारा दिन आपकी खिदमत करते हैं उनका भी तो हक है अच्छा खाना खाने का। बात मैं हमेशा अपनी वालदा की बात शेयर करता हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने वालदा से सीखी हैं। तो मेरी वालदा हमेशा ये कहती थी कि एक जब खाना बनाओ घर में तो मेरी सिस्टर्स वगैरह को कहती थी 1-2 लोगों का खाना ज्यादा बनाया करो। ये वजह पता आज तक मेरे समझ नहीं आई। बहरहाल वो हमेशा 1-2 लोगों का खाना ज़्यादा बनाती थी और वो कहीं ना कहीं सर्व कोई आ गया उसको खिला दिया या किसी मासी को दे दिया साथ में उसी खाने में से, यानी कि कोई अलग से बनने वाला खाना नहीं होता था। और आज भी उसी पे अमल किया जाता है। अच्छा, जैसे मीठे का जिक्र कर रहे हैं ना, तो अक्सर नजरे बद या इस तरह के जो चीज़ होती है मीठे पे ज़्यादा होती है वाइट चीज़ों पे। जी। तो इस पे इमाम ज़लालुद्दीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हें ये लगे कि ये शख्स जो है यहाँ मुझे खाना भी मजबूरी है मेरा और मुझे शक भी है उस पर, तो उससे पहला निवाला या पहला घूंट उस चीज़ का उल्टे हाथ से उठा के बिस्मिल्लाह पढ़ के पहला घूंट या पहला निवाला खा लें तो उससे, और बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह रहमान, तो उससे ये होगा अल्लाह जितनी भी उसके अंदर जो नजर बद या जो भी बद असरात होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। ठीक। आज उलमाए इकराम आएंगे तो उनसे एक सवाल मेरा है, मुझे पूछना चाहता था मैं उनसे, पूछिएगा कि ये जो मीठा या हलवा या मिठाइयाँ कहते हैं कि ये जिनकी खुराक होती है, क्या वाकई ये सच है? इसके बारे में जरा सवाल जरूर पूछिएगा। जी, आज का सवाल गुलजार साहब ने कहा है कि हम उलमा कराम से पूछें कि मीठा, हलवा और मिठाइयाँ क्या ये जिनकी खुराक होती है या नहीं। ये सवाल जानेंगे जब उलमा कराम आएंगे। लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। रहमत, और आज बहुत अच्छा दिन है, जुम्मे का दिन है और आपको जुम्मा रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो और मेरे साथ जो मेज़बान हैं, सबसे पहले तो आप उनको देख ही रहे हैं, रीमा साहिबा। और रीमा साहब, आज हमारे साथ मेहमान कौन कौन हैं वो आप तारुफ कराएंगे, ताकि आज और हमारा आज मेन टॉपिक भी है और मेन एक बीमारी है जो आजकल ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, उस बीमारी के बारे में बिल्कुल बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फरहान नाज हैं और आगा अब्बास साहब हमारे साथ हैं, तो तिब्ब नबी के नुस्खों की रोशनी में आपसे सवाल करेंगे। और डॉक्टर साहब आपसे भी आज का हमारा टॉपिक जो है वो है शुगर। लोगों को शुगर क्यों होती है, मगर उससे पहले जो शुगरी चीज़ें बना रहे हैं मज़ेदार किस्म की, मैं गुलजार साहब से पूछूंगी जी क्या मीठे में क्या बना रहे हैं? बिल्कुल, मीठे में मैं आज मीठा रफ़ान जो है वो बनाने जाऊंगा। जुमे का दिन है, ख़ास तौर पर अगर कोई सेलिब्रेशन हो रही हो तो जुमे के दिन ख़ास तौर पर रफ़ान जो है वो आपको बेहतरीन डेजर्ट बनाने का मौका देता है। और साथ में ऑल पर्स हम इस्तेमाल करेंगे और साथ में नमकीन तो लाजमी होना चाहिए, उसके लिए जो सबरोसो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेकिन आपने आज बड़ा मीठा मीठा सा कलर पहना हुआ है, तो वो उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। जी, मैंने आज एग्जैक्टली पिछले 4 दिन से मैं लाजवंती, आनाली के ड्रेसेस पहन रही हूँ। ये आज भी उन्हीं का ड्रेस है और आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सफ़ेद रंग पहना हुआ है, वाइट कलर पहना है। जुमे का दिन खास तौर पे ज़रा वाइट कलर अच्छा लगता है, तो वो उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों के लिए इफ्तारी की तैयारी जो है वो करने जा रहे हैं। और सबरोसो जो है, इसका समोसा जो है बेहतरीन। आपको एक परेशानी होती है घर पे समोसा बनाने में कि उसको बनाएं, फिर उसमें हाथ बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं। आजकल वैसे ही आपको पता ही है प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं कोरोना की, तो बेहतरीन बने बनाएं आपको समोसे। और हलाल प्रोडक्ट, यानी कि आपको शुरू से, यानी कि जो फॉर्म जहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती हैं वहाँ से लेकर
इसको बनाने तक का जो प्रोसेस है बहुत ही यानी कि लोगों के हाथ से बचाकर इसको बनाया जाता है ऑटोमेटिक इंटरनेशनल प्लांट के ऊपर, और साथ में 100% हलाल है और इसे आप इस्तेमाल करेंगे अपने इफ्तारी में और इफ्तार डिनर पर भी आप बना सकते हैं। वैसे आम दिनों में अब जब वो आ जाएगा क्या नाम है ईद वगैरह, उस पर भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से बने हुए होते हैं, बड़े एक ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं है, ज़्यादा छोटा साइज़ भी नहीं है, एक दरमियानी साइज़ में, और बहुत ही मुझे ये इसकी जो बनाई है ना वो बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए कि हाथ से जब बनाते हैं तो उसमें ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसके अंदर जो है ना साइज़ को बड़ा ख्याल रखा गया है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं ऑलपर्स की तरफ। ऑलपर्स दूध हमने जो बैक्टीरिया से पाक डब्बों में पैक होता है और आपकी सेहत के ऐन मुताबिक, तो इसे हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और साथ में इसके अंदर हम अब शामिल करने जा रहे हैं। जहाँ पर हाथ का इस्तेमाल हो वहाँ जो है आपने लाजमी ग्लव्स इस्तेमाल करना है, तो मेरा जो है अब हाथ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ इसमें, तो इसलिए कि रफ़ान को हम कस्टर्ड को इस्तेमाल करेंगे। 2 किस्म का फ्लेवर मेरे पास मौजूद है रफ़ान का। रीमा जी आप बताएं, मैंगो पसंद है आपको या स्ट्रॉबेरी? मैं सच्ची बोलूं, मुझे बस होता है कि चीज जायकेदार होनी चाहिए और दिखने में प्यारी लगे। नहीं, अक्सर बच्चों से सवाल होता है ना, मैंगो पसंद है या स्ट्रॉबेरी पसंद है। आप बच्ची कहना चाह रहे हैं इनको? हाँ, मैं चाह रहा था कि आपका बचपना जो है ना, बिल्कुल जेलस नहीं होना। आपका बचपना निकल कर बाहर आए, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो बस हर इंसान के अंदर एक बचपना होता है, मैं बस और उस बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। मैं रफ़ान लेने जा रहा हूँ, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी कौन सा? मैंगो। मैंगो, चलिए जी, मैंगो आम का फ्लेवर। मौसम आने वाला है, अच्छा वाला आम जो है वो तो जून में आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, वो खास तौर पर छोटा अनवर रिटो। जी जी जी। इसके साथ इनकी जेली भी मौजूद है जो आज हम इस्तेमाल करेंगे इसकी गार्निशिंग के लिए। और नॉर्मल ठंडा दूध ले लें और लेने के बाद दूध को हमने एक तरफ तो गर्म होने के लिए छोड़ दिया, इसके अंदर हमने चीनी शामिल कर दी है हस्बे ज़रूरत। 1 लीटर दूध में तकरीबन 1 कप चीनी, और साथ में थोड़ा ठंडा दूध रखा है हमने, जिसके अंदर हमने 2 से 3 टेबल स्पून रफ़ान का मैंगो कस्टर्ड इसमें हमने डाल दिया और इसे हमने मिक्स करना है, और इसके बाद इसे हमने शामिल कर देना है दूध में। और इसके अंदर आप अच्छा ये बताइएगा गुलजार साहब कि कितनी मिकदार के दूध में आपने कितने चम्मच? 1 लीटर में 2 से 3 टेबल स्पून अच्छा ठीक, रफ़ान, क्योंकि मैंने 1-2 दफा बनाने की कोशिश की और मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा हो क्वांटिटी जाता है, में कभी गड़बड़ कम हो कर जाता गई। है। 2 से 3 टेबल स्पून काफ़ी होते हैं भरकर अगर आप इसमें डाल देना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका वजन आपको बता दिया ताकि जो और लोग। चीनी कितनी डाली थी आपने? 1 कप चीनी मैंने 1 कप चीनी आपने डाली, और इसमें आपने क्योंकि खास तौर पे जब अपने बस बेटे के थोड़ा-थोड़ा लिए करके ऐड करते मैं बनाती जाना है। हूं तो वो बड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अक्सर चीनी ये ज़्यादा होता भी ना है और कम भी। कि थोड़ा पतला होता है, लोग समझते हैं ये इसमें और डाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। ठंडा होने के बाद ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाता है, इसलिए कि आपको कस्टर्ड ठंडा ही चाहिए होता है, गर्म कस्टर्ड तो कोई भी नहीं खाता बहरहाल। तो इसलिए आपने हमेशा थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाए ना तो उसके बाद थोड़ा सब्र कर गरम लेना है, कस्टर्ड ठंडा से होने वो लोग खाते हैं जब अम्मी फ्रिज में रख देती हैं और चुपके से चमचे से खाना होता है। वो लोग गरम खाते हैं। इसके ऊपर हमने चिल्ड जो है ना वो इस्तेमाल करना है जेली। अच्छा, जब तक हम मैं यही इसको से तैयार वैसे करूं। माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ रहे जी हैं ताकि आप कितनी मज़ेदार डिश जो है उसको नज़र ना लगे जी जी, और इफ्तार में खाना है आज तो, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी है ना कि नज़र ना लगे, नजर ना लगे, ठीक है। नजर बद से कैसे बचा जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर अल्लाह ताला का नाम लेकर और सदका करके चीज़ों को खाया जाए तो उसके अंदर वैसे ही बरकत आ जाती है, बेशक ठीक बेशक। है, नज़र से दूर हो जाती है। मैं इसको जब तक तैयार कर रहा हूँ, इसका एंड रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, जब तक आप कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल ठीक है। आगाबाद साहब आप हमारे साथ हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी बाद में इसलिए क्योंकि आप ज़रा डिटेल में जवाब देते हैं, और डॉक्टर साहिबा उस वक्त जो एक्सप्रेशन मुझे दे रही होती हैं मैं उससे बचने के लिए पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी। आज का हमारा टॉपिक है शुगर, और लोगों को नई शुगर अगर हो तो वो उसको कैसे फ़ौरन उस पर काबू पा सकते हैं, ये क्या एहतियाती तदबीर उनको इख्तियार करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो हमारे जो शेफ़ हैं वो कभी ब्लड प्रेशर और कभी शुगर बढ़ाने की चीज़ें बता रहे हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि शुगर है क्या और किस तरह इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आजकल छोटी एज के जो बच्चे हैं उनको भी शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ बन रहे हैं। ब्लड शुगर बेसिकली आपकी जो शुगर की मिकदार है वो आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। पैंक्रियाज जो लबलबा होता है हमारी बॉडी का एक हिस्सा होता है,
उसमें इंसुलिन बनाने की ताकत कम हो जाती है। वो उसकी इंसुलिन बनाने की ताकत क्यों कम होती है? क्योंकि वो हमारी अपनी वजूहात होती हैं। मोटापा हमारा, वॉक ना करना, बिरयानी, कौरमा, पराठे, जंक फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना और चाय मीठी ज़्यादा बार बार पीना, ये सारी चीज़ें अगर आप आम रूटीन में देखें तो लोग करते हैं। आप जितना भी डिनाई कर लें, लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं। हमें मालूम है कि इसका कितना नुकसान है, हम उसकी क्वांटिटी कम कर लेते हैं। लेकिन आपने इसको कंट्रोल, सबसे पहले इसको कंट्रोल करना है। आपको घर में भी मशीनें आपके पास आ गई हैं शुगर टेस्ट करने के लिए, आप इस तरह कर सकते हैं। 80 to 100 आपकी अगर नॉर्मल, बेसिकली 2 टाइप की शुगर होती हैं, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक, टाइप 1 एंड टाइप 2, इसको ईजी हम कर देते हैं। तो जो प्री डायबिटिक होती है उसमें ये होता है 20 to 100 अगर आपकी शुगर है तो वो नॉर्मल है। अगर वो 120 फास्टिंग में, फास्टिंग 12 घंटे के बाद आपने कुछ खाया, 12 घंटे पहले आपने कुछ खाया, 12 घंटे के बाद आप जब टेस्ट करेंगे 120 से लेके 140 तक अगर वो आपकी शुगर आ गई है, इट्स मीन कि आप परेशान होने की ज़रूरत है, आपको अलार्म बज गया है। इसी तरह खाना खाने के 4 घंटे के बाद 140 से लेके 170 160 के बीच में आ गई है तो आप परेशानी की बात है। फिर आप डायबिटिक की तरफ आते हैं। जब आप डायबिटिक का टेस्ट करते हैं तो वो आपको पता है कि वो 120 अगर आपकी 125 अगर आपकी फास्टिंग है और 200 वो क्रॉस कर गई है खाना खाने के बाद, तो आप परेशानी की, आपके अलार्म बज चुके हैं। फिर आपको एहतियात की ज़रूरत है। आपका सवाल था कि हम, एक तो हमें पता कैसे चले, प्लस अगर हो गई है तो हम कंट्रोल कैसे करें। एक तो आज मैं मेडिसिन आपको बहुत ही माइल्ड, बहुत हल्की वो मेडिसिन है, हर्बल की, हमारी हिकमत की मेडिसिन है, वो अभी बनाना बताऊंगी आपको। वो आप अपने घर में बना के रखें। अगर ये सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं तो लाजमी अपने घर में वो कीजिए, टेस्ट कीजिए अपनी शुगर को। बिल्कुल ठीक है। तो आहिस्ते आहिस्ते आगे आपको इसकी मेन चीज़ें बताते हैं। जी बिल्कुल। अब्बास साहब आपकी तरफ हम आएंगे, लेकिन फरहान इस तक ब्रेक लेंगे क्योंकि हम दोनों को मालूम है कि अब्बास भाई की बात अब कंप्लीट होनी चाहिए और बीच में ब्रेक ना है, क्योंकि आपको लोग जिस तरह सुनना चाहते हैं तो हम खुद भी चाहते हैं कि ब्रेक ना हो बीच में, लेकिन मजबूरी है। हाँ। ब्रेक के बाद हम आते हैं। साहिबा, अब्बास भाई आपसे सवाल ये है कि शुगर से किस तरह से बचा जाए और क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो हमें इख्तियार करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शुगर से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, कोई मुश्किल काम नहीं है और बहुत आसान तरीके हैं और बहुत सहल नुस्खे हैं जिससे आप शुगर को अपनी कंट्रोल में कर सकते हैं। आप जितना सोचेंगे, असल में लोगों ने ये रजिस्टर्ड कर दिया होता है अपने ब्रेन को कि हम शुगर के मरीज बन चुके हैं, अब हम रात को सही से नहीं सो सकते, हम थक रहे हैं जल्दी, हमारे पैरों में, हड्डियों में तकलीफ। ये रजिस्टर्ड आप अपने ब्रेन को ना कराएं। आप अपने ब्रेन को अपनी सेहतमंद लाइफ रजिस्टर्ड कराएं। मैं क्या करता हूं, मैं लोगों की शुगर कैसे कंट्रोल कराता हूं, सिर्फ उनको मोटिवेशन करता हूं। मैं उनकी सोच को तब्दील कर देता हूं। आप शुगर पेशेंट नहीं है, लेकिन आपको एहतियात करनी है। खाना कितना खाना है, लोग वही समझते हैं हम 16 साल के नौजवान हैं, हम 4 रोटियां खा सकते हैं, 3 ऐसा नहीं करना है। जो शरीयत ने, रसूलुल्लाह का कौल एक कोट करता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम खाने में फायदा ही फायदा है और ज्यादा खाने में नुकसान ही नुकसान है। तो मेरी बात तो नहीं मानते लोग, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेते हैं। तो वो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है। तो उसमें क्या है, आप इतना खाएं, आपका मैदे का साइज ये है, अपने हाथों को दोनों को जोड़ें, आपके मैदे का साइज ये है, बस इतना आपने खाना है। अब उनको खुद अंदाजा हो जाता है कि हम कितना खाएं। अच्छा, दूसरी चीज, 2 बातों की तमीज होना हमारे अंदर जरूरी है। एक ग़िज़ा लजीज ग़िज़ा होती है और एक मुफीद ग़िज़ा होती है। हम दोनों में तमीज करना हमें जरूरी है। एक लजीज ग़िज़ा है और एक मुफीद ग़िज़ा है। लजीज ग़िज़ाएं क्या हैं, वो तमाम तली हुई चीजें, तमाम फ्रोजन आइटम जिसे आप तल के खूब खाते हैं, तली हुई चीजें आपने बहुत कम खानी है। आपने मुफीद ग़िज़ाएं खानी है। मुफीद ग़िज़ाएं क्या क्या होती हैं, ज़्यादातर पानी में उबला हुआ चीज़ें ले लें आप, उसके ऊपर जैतून का आप ऑयल डालें, आप खाएं, आप देखें आपको मुफीद ग़िज़ाएं कितना फ़ायदा देती हैं। अच्छा, फिर मौला कायनात का एक कौल है, मौला कायनात का एक कौल है कि ज़िंदगी भर आपको तबीब की, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बहुत आसान कौल है और उस पर अमल करना थोड़ा सा किसी किसी को मुश्किल लगता है, किसी किसी को आसान लगता है। वो कौल यह है कि मौला ने फरमाया कि जब तक आपकी इश्तहा कामिल ना हो, यानी कि जब तक आपको भूख सही से ना लगे, भूख को भी पकाना पड़ता है, मतलब आपको भूख लग रही है 10, 15, 20 मिनट आप वेट करें, जब भूख सही से पक जाए आपकी, जब सही से आपको लगे कि हाँ आप खाने के बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर उस वक्त आप खाना तनावुल करने दस्तरखान पे बैठ जाएं। आप जब आप खाना खाने लगे तो खाने को, ग़िज़ा को खूब चबा चबा के खाएं। ये दूसरी निशानी, दूसरी शर्त। पहली शर्त जब तक भूख ना लगे दस्तरखान पे ना बैठें। दूसरी बात ग़िज़ा को चबा चबा के खाना। तीसरी बात, जब थोड़ी सी इश्तहा बाकी रहे, थोड़ा सा पेट में जगह बाकी है, उस वक्त खाने को तर्क कर दें। चौथी और आखिरी बात, चौथी और आखिरी इसलिए कि ग्राइंड, जिस तरह ग्राइंडर में जगह थोड़ी सी चाहिए। चौथी और आखिरी बात जो इस वक्त रमजान में लोगों को खासतौर से समझना चाहिए, बिस्तर पे मौला ने फरमाया शिकम सेर होके ना जाएं, आप भरे पेट जाके बिस्तर पे ना लेटें। जो लोग सहरी करते हैं और सहरी करते ही उसी वक्त जाके बिस्तर पे लेट के सो जाते हैं, जब सुबह उठते हैं यानी कि दोपहर को उठते हैं तो शुगर आती है 250, पौने 300, 250। वो क्यों आती है? आप रात भर जागे हैं, आप रात को सोएं, कानून फितरत से आप टकरा रहे हैं। जो अल्लाह ने एक फितरत आपके बॉडी के अंदर रखी है, आप उससे टकरा रहे हैं। आप अफ्तारी करने के बाद 9, 9:30, 10 बजे सो जाएं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर इस बात पे आप लोग अमल करेंगे, खासतौर पर रमजान में करके देखें, आप अफ्तारी करने के बाद 9, 9:30 बजे इशा की नमाज पढ़ा के आप आराम से सो जाएं। अफ्तारी आपने 7, 7:30 बजे की है, 1.5-2 घंटे हो गया ना, काफी है। उसके बाद कुछ मत खाइए, आप सो जाइए। आप 4 बजे, 3:30 बजे उठ जाइए। आप उसके बाद सहरी कीजिए, सहरी करने के बाद मत सोइए, आप दुआएं पढ़ते रहिए, कुरान शरीफ पढ़ते रहिए। उसके बाद अपने कामों में मसरूफ रहिए। कैलूला कीजिए दोपहर में, जोहर से असर के दौरान। आप यकीन करें, अपनी शुगर दिन भर टेस्ट कर लीजिएगा, शुगर आपकी 200 के अंदर रहेगी, 140, 130, 120 बस। इसी से मुतालिक मैं नेक्स्ट सवाल आपसे भी पूछूंगी और डॉक्टर साहबा को भी शामिल करेंगे, मगर मैंने देखा कि गुलजार साहब ने कुछ तैयार कर लिया। जी, हमारे दोनों रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं। रफान से हमने जो है कस्टर्ड तैयार कर लिया और उसकी जेली ऊपर गार्निश कर दी है, और उसके साथ सबरोसो जो है वो भी तैयार हो गया। 2 चीज़ें और हैं, जाहिर बात है जब आप खाना खाते हैं तो ड्रिंक आपकी अच्छी होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए। उसके लिए असली जड़ी बूटियों से बना हुआ करशी जाम शीनी जो है, ये आप अगर लेमन के साथ लेते हैं, मुझे बहुत पसंद है, लेमन थोड़ा सा हो और उसके साथ जाम शीनी हो तो फिर क्या बात है। इसके अंदर थोड़ा सा आप लेमन डाल लें, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। आपने कल कहा था कि आप ललचा देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इधर देखिए ना हमारे सब्र की कितनी इंतहा है फरहान। इधर हमें परहेजी नुस्खे बताए जा रहे हैं, उधर हमें रागिब किया जा रहा है खाने पीने की चीज़ों की तरफ। तो ये सब्र का जो पैमाना है ना हमारा, कैसे हमने कंट्रोल किया हुआ है, ये हम ही जानते हैं। वैसे आप लोग ये शो करते हैं, इसमें सब्र वाकई बहुत हमें चाहिए होता है। लोगों को इतना अंदाजा नहीं होता है इसके अंदर जी बिल्कुल करते वक्त कितना। इसमें हम लेमन टैंक का जो लेमन फ्लेवर है वो इस्तेमाल करेंगे, और इसे हमने 2 चमचे हमने इसमें शामिल कर दिए और शक्ल कितनी प्यारी लग रही है, व्हाइट एंड रेड आपने जी, और दोनों मशरूबात बना दिए। थोड़ा सा फ्रेश लेमन भी मैं ऐड करूं, और इसके साथ अगर पुदीना ऐड कर दें तो और सोने पे सुहागा, मजेदार हो जाएगा ये। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारी तैयार हो चुकी हैं, और मेरी तरफ से बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तार में हम आपके बनाए हुए मज़ेदार खाने खाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी और आप ही के जवाब की रोशनी में मैं आगाबाद साहब से भी पूछूंगी। अब ये बताइए कि कुछ लोगों को शुगर ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोगों को कम हो जाता है। कभी कोई चीज़ खाएं तो एकदम बढ़ गई, वरना नॉर्मल हो गई या बहुत कम हो गई। तो ऐसे लोग अपने शुगर को कैसे मेंटेन करें जिनका इत्तेदाल में नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहता? अच्छा, एक तो जाहिर है शुगर बढ़ने की वजूहात आपने खुद ही बता दी कि कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जिसकी वजह से शुगर उनकी बढ़ गई है, इंसुलिन ज़्यादा हो गया है। जी। किन चीज़ों से इंसुलिन कम होता है? जामुन की गुठली से। जामुन की गुठली होती है, उसका पाउडर आप घर में बना के रखें। अभी जो मैं मेडिसिन बनाना बताऊंगी वो बहुत ईजी है। अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर बढ़ गई है, उसका इस्तेमाल आप करें, मगर आप 40 से लेके 70 कदम तक वॉक करें। इतनी आप वॉक करें, आपको लगता है कि आपका जिस्म, एक्चुअली होता क्या है कि जब शुगर बढ़ती है या आपको सिम्टम्स आते हैं, जिस्म बहुत थका हुआ फील होता है, दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, हाथ और पैर जो नम होने लगते हैं, सुन्न होने लगते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था आपके साथ हो क्या रहा है बेसिकली। उस वक्त जब आपको ये कंडीशन आती है, आप 1 गिलास पानी पीजिए
उसके बाद आप थोड़ी सी वॉक करें और अपनी शुगर को नॉर्मल करने के लिए आप जो मैंने आपको जामुन का ये बताया है पाउडर अपने पास रखेंगे, हाफ टी स्पून आप ले लें, इंशाल्लाह आपको बैलेंस होना फील होगा। अच्छा, शुगर में इंसान को ये भी नहीं पता चलता ना कि हार्ट का क्या प्रॉब्लम है। जैसे मेरी जो मदर इन लॉ है, खुदा उनको गरीक रहमत करे, बट अभी कुछ महीने पहले इंतकाल हुआ उनका, तो उनको शुगर हुई थी और उसके बाद में पता चला कि हार्ट का प्रॉब्लम भी हो गया, लेकिन हार्ट अटैक उनको हुआ, लेकिन उनको पता नहीं चला कि मुझे हार्ट अटैक हुआ, सांस फूलने लगी, तो डॉक्टर्स ने साइलेंट आता है शुगर में, ज्यादातर लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आते हैं। अच्छा, बीपी में और शुगर में आपको नहीं पता चलता कि आपकी फीलिंग्स एकदम चेंज हो जाती हैं, इसीलिए आपको बार बार सिम्टम्स, जो बीपी में तो सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं, यही चक्कर आते हैं या पैर भारी हो जाना, टांगों का दर्द होना, मगर शुगर में जख्म ठीक नहीं होता, वो शुगर के एक लेवल होता है कि उसमें जाके शुगर, शुरू में अगर आप डायबिटिक हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो लेवल होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर एक शुगर हाई लेवल चलेगी, 250-300 क्रॉस कर रही है, उस सूरत में आप अपने आप पे कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है, फिर आपको ट्रीटमेंट की ही जरूरत होती है। अच्छा, यही इसी रोशनी में मैं आपसे पूछूंगी जी, इसी पैराए में पूछूंगी, अमूमन खाने पीने से भी शुगर होती है, लेकिन कई लोग जो बहुत इत्तदाल के साथ खाना खाते हैं मगर वो भी शुगर का शिकार हो जाते हैं, तो क्या टेंशन की वजह से, माहौल की पोल्यूशन की वजह से, क्या क्या वजह है? आप प्लीज़ आगा साहब इस पर रोशनी डालें। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं बेटा आपको कि सबसे ज़्यादा शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं, उनको एक अपने जहन पे सवार कर लेते हैं कि हम शुगर के पेशेंट हैं, हमें कुछ हो सकता है, हमें कुछ हो सकता है। इस बात से डरे नहीं, अल्लाह पे तवक्कल करें। जब आप परहेज़ करेंगे और अल्लाह पे तवक्कल करेंगे, क्योंकि देखिए शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तबीब सिर्फ और सिर्फ नुस्खा सजेस्ट करेगा, दवाई दे देगा, लेकिन उस दवाई के अंदर शिफा अल्लाह देगा। हकीम जालिनूस, बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं, हकीम जालिनूस, आप तारीख में जाके हिस्ट्री में उठा के पढ़िए, बहुत बड़े हकीम, बहुत काबिल तरीन हकीम। उनका जब वक्त आखिर था, उनको लूज मोशन लगे, वो अपने लूज मोशंस को अपनी तमाम दवाइयों से इस्तेमाल करके नहीं रोक सके। आखिर में मरते दम उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि शाफी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, शिफा देने वाली ज़ात। इतना बड़ा हकीम था, लेकिन उसने कहा शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, तबीब कुछ भी नहीं है, तबीब सिर्फ एक वसीला है, एक जरिया है, अल्लाह के तरफ से एक वसीला, एक जरिया। अच्छा, मैं अर्ज ये करूंगा, अगर बहुत सारे लोगों को शुगर हाई होती है या शुगर स्टार्टिंग में शुगर है, गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है, आप कुल्फे का साग इस्तेमाल करें। कुल्फे का साग इस्तेमाल करने से आपकी शुगर अर्ली स्टेज पे खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, आप करके देखें, खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज बता रहा हूँ, सफेद प्याज, जिसे हरी प्याज कहते हैं, सफेद प्याज इस्तेमाल करें, सफेद प्याज से शुगर नहीं बढ़ती है। जौ का सत्तू इस्तेमाल करें, शुगर नहीं बढ़ती है। इसके अलावा बैंगन के पीछे जो डंडियां होती है ना, और वो जो छतरी टाइप की बैंगन के साथ लगी होती है, 6 से 7 या 8-10 की आप तरकारी बनाइए और वो तरकारी रोटी के साथ खाइए, आपकी शुगर हाई। सिर्फ उन डंडियों की तरकारी? हाँ, सिर्फ डंडियों की तरकारी बना लीजिए या उसको बॉईल कर लीजिए। उसको बॉईल करने के बाद उसका जूस आप या सूप कह लीजिए, कहवा कह लीजिए, वो पी लीजिए। इसके अलावा इसबगोल की भूसी आप रात को लीजिए भिगो के पानी में, और शाम को लीजिए, आपकी शुगर हाई नहीं होगी इंशाल्लाह। टाइम हो तो मैं और भी बता सकता हूँ बहुत सारी चीजें। टाइम का प्रॉब्लम है, वरना आप जिस तरह से बताते हैं, जितने तवातुर और तसल्सल के साथ से बोलता हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास भी कम होता है, मुझे कम टाइम में। आप समंदर को कूजे में समझ, मैं बहुत स्पीड से बोलता हूँ, इसी के लिए काले चने होते हैं, वो अपने पास जरूर रखें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कल भी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा बशर्ते ज़िंदगी। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो उलमा कराम हमारे साथ होंगे, और आज का हमारा टॉपिक है नजरे बद।